नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। केवल वही तथ्य देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह रीतिकाल की फास्ट रिवीजन क्लास है, यानी कि एक ही क्लास में हम संपूर्ण रीतिकाल का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप क्लास पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा और उत्तर मध्यकाल दोनों कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो ये श्रृंगार काल कहते हैं और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल इसे कला काल कहते हैं। कुछ अन्य नामों की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करते हैं तो वह रीति काव्य कहते हैं। यहाँ जगह ही नहीं है लिखने की, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन रीति काव्य कहते हैं और दी आर्ट्स पोएटिका भी कहते हैं। और अगर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो यह रीतिकाल को अपकर्ष काल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ तो सुनकर भी आप नोट कर लीजिएगा। गणपति चंद्र गुप्त अपकर्ष काल कहते हैं। उसके अलावा अगर बात करें रामखिलावन पांडे की, बहुत अच्छे आलोचक माने जाते हैं, ये संवर्धन काल कहते हैं रीतिकाल को। ठीक है, ये सभी नाम आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते हैं। संवर्धन काल कहते हैं रामखिलावन पांडे। उसके अलावा अगर बात करें मार्कंडेय वाजपेयी की तो गुंडेपन एवं सोहदेपन की हरकत कहते हैं ये रीतिकाल को। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि रीतिकाल को गुंडेपन एवं सोहदेपन की हरकत किसने कहा था, तो वो थे मार्कंडेय वाजपेयी। इसके अलावा डॉक्टर भगीरथ मिश्र की बात करें, क्योंकि इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रीति श्रृंगार काल कहते हैं। और अगर बात करें सत्यकाम वर्मा की तो ये विलास काल कहते हैं। तो ये थे रीतिकाल के अन्य नाम। आगे बढ़ते हैं और रीति शब्द की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, रीति शब्द जो है यह संस्कृत के रिंग धातु में, ये जो रिंग धातु होती है इसमें कितन प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, रीति शब्द संस्कृत के रिंग धातु में कृतिन प्रत्यय के योग से बना है और इसका अर्थ होता है रीति, और रीति का अर्थ होता है पद्धति, शैली या परंपरा। ठीक है, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है और जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन माने गए हैं। आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया है। वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली माना है। वहीं आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग और आनंद वर्धन ने वाचक चारुत्व हेतु कहा है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया और यहाँ रीति शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर के जो काव्य रचना हुई थी तो उसे रीति काव्य कहा गया और जिस काल खंड में यह रचना हुई उसे रीतिकाल कहा गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीति काव्य जो शब्द है इसके प्रथम प्रयोक्ता जॉर्ज ग्रियर्सन है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले रीति काव्य शब्द का प्रयोग किया था। उसके अलावा अगर रीति काल शब्द की बात करें तो इसके प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। दोनों में अंतर है। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले कहा था और रीति काल रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले कहा था। ठीक है, चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है और कहा है कि वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्ति सी मित्र। देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। उन्होंने कहा है कि ताते पहले वर्णीय काव्य द्वार रस रीति। ये जो पंक्तियां हैं ना, यह परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं कि किसकी हैं। ये चिंतामणि की पंक्ति और यह देव की पंक्ति याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, साथ में आप किसी भी क्लास को देखते हैं तो लिखते चलिएगा। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसे कि रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार, चिंतामणि ने कहा है। देव ने कहा है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। उसके अलावा सोमनाथ ने कहा है कि छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान। बिना पिंगल यानी छंद शास्त्र के ज्ञान के रीति समझ में नहीं आएगी। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, भिखारीदास की पंक्ति है।
और परीक्षाओं में यह पूछी जाती है कि किसकी पंक्ति है। उसके अलावा दुलह कवि ने कहा है कि थोरे क्रम क्रम ते कही अलंकार की रीति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया और साथ ही यह संकेत कर दिया कि उन्होंने एक कथन है उनका, उन्होंने कहा कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 मानी है। इसको अगर हम ईस्वी सन में बनाएंगे यानी कि 57 वर्ष घटाएंगे तो 1643 से 1843 ईस्वी तक निर्धारित किया जाएगा। बाद में प्रायः अधिकांश विद्वानों ने यही अवधि स्वीकार की, यानी रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या हो गई, 1700 से 1900 विक्रम संवत, और ईस्वी में बात करें तो 1643 से 1843। आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना है। कौन कौन से विद्वान किसे हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? तो बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो यह रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र केशवदास को मानते हैं, और सर्वमान्य भी केशवदास है रीतिकाल के प्रवर्तक। ठीक है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य केशवदास हैं, और केशव के 50 वर्ष बाद तक रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूटी सी रही। ठीक है, जब तक केशवदास रहे तब तक काफी अच्छी अच्छी रचनाएं रची गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना, और चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को ही माना है। अब देखते हैं रीति काव्य का विभाजन किस प्रकार किया गया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया, और यही सर्वमान्य है। जब हम रीतिकाल पढ़ते हैं तो इसी विभाजन को पढ़ते हैं। संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया है, यानी कि वे रचनाकार जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर काव्य रचना की तथा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी लिखे तो उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें है केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक बिलग्रामी, जान नियामत खां, इनका नाम नियामत खां भी है, जान कवि कहते हैं इनको, तोस कवि, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सूरत मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दुलह, ग्वाल, प्रताप शाही इत्यादि रीतिबद्ध कवि कहे जाते हैं। आगे देखते हैं, रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र को जन भाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया, उन्हें रीति सिद्ध कहा गया, और इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। सेनापति, बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया, उन्हें रीति मुक्त कहा गया, और इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद हैं। घनानंद के अलावा आलम, शेख, ठाकुर, बुंदेलखंडी, बुद्धिसेन या बोधा, ठीक है, ये प्रमुख रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रीतिबद्ध काव्य को। विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के हैं। एक है सर्वांगीय निरूपक कवि, दूसरे हैं रस निरूपक कवि, तीसरे हैं अलंकार निरूपक कवि, और चौथे हैं छंद निरूपक कवि। चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु और देव का शब्द रसायन, भिखारीदास का काव्य निर्णय और सोमनाथ का रस पीयूष निधि और जनराज कवि का कविता रस विनोद, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं? चिंतामणि का कवि कल्पतरु, शब्द रसायन, काव्य निर्णय, रस पीयूष निधि और कविता रस विनोद, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। यानी कि इसमें काव्य के सभी अंगों रस, छंद, अलंकार आदि का निरूपण हुआ है।
इसके अलावा बात करें तो इनमें से अधिकांश ग्रंथ मम्मट के काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित हैं। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख और छंदमाला भी उल्लेखनीय है। इसमें भी काव्य शास्त्रीय उल्लेख मिलता है। रसप्रिया की बात करें, इसका समय है संवत 1648। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य श्रृंगार रस का विवेचन है। इसमें 16 प्रकाश हैं। इसके 13 प्रकाशों में श्रृंगार रस का विवेचन किया गया है। 14वें प्रकाश में अन्य रसों का विवेचन है। 15वें में वृत्तियों और अंतिम यानी कि 16वें में काव्य दोषों पर विचार किया गया है और श्रृंगार रस के साथ नायिका भेद का भी उल्लेख मिलता है। कवि प्रिया की बात करें तो इसका समय है संवत 1658 ईस्वी। इसका उद्देश्य पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है। इसमें भी 16 प्रकाश हैं और इस ग्रंथ में कवि शिक्षा, काव्य दोष और अलंकार निरूपण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कवि प्रिया में 18 काव्य दोषों का उल्लेख है और केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता, वीर गाथा वर्णन की परंपरा में वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका तथा प्रबंध काव्य परंपरा में रामचंद्रिका की रचना की थी। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। कवि कुल कल्पतरु में लक्षण प्रायः दोहा सोठा छंद में है। किसमें है? दोहा सोठा छंद में। और उदाहरण कवित्त सवैया में है। लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। किसका अनुसरण किया है? मम्मट का। चिंतामणि कृत रस विलास में रस विवेचन है। इस पर भानुदत्त की रसमंजरी और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव देखा जा सकता है। चिंतामणि कृत छंद विचार में प्राकृत पेंगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख मिलता है। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है और इसमें सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है और यह भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। पूछा जा सकता है यह प्रश्न। कुलपति मिश्र का रस रहस्य चिंतामणि क्या कवि कुल कल्पतरु के समान सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। यह 8 वृत्तांतों में विभक्त है, यानी कि कुलपति मिश्र का रस रहस्य 8 वृत्तांतों में विभक्त है। इसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। बात करें कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य, इस पर मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशवदास की रसिक प्रिया का प्रभाव देखने को मिलता है। कविवर देव का पूरा नाम देवदत्त था और हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव सर्वोपरि माने जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। ये सभी तथ्यों से प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे ऐसे तथ्य हैं, एक एक प्रश्न है, समझ लीजिए। देव कवि ने काव्यांगों के वर्गीकरण और विवेचन में मौलिकता का परिचय दिया। इन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 माना है और तात्पर्यावृत्ति की विशेष रूप से चर्चा की है तथा कुछ नवीन छंदों का आविष्कार भी किया है। देव ने 34वां संचारी भाव माना था, छल को। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। देव की सर्वश्रेष्ठ कृति भाव विलास है। इसमें भाव, नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन किया गया है। देव की रचना शब्द रसायन में ध्वनि के साथ रस, गुण, अलंकार और छंद विवेचन है और इसमें त्रिविध शब्द शक्तियों के साथ तात्पर्यावृत्ति का भी वर्णन मिलता है। देव की रचना जाति विलास में अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है यह, यहाँ से प्रश्न बना था एक बार। देवकृत राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव की रचना प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्मा और विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। देव की रचना देव शतक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्मा का वर्णन किया गया है। देव की रचना देव चरित्र की बात करें तो इसमें कृष्ण जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। यह देव कवि की रचना है देव माया प्रपंच, जो कि संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से।
अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है। भिखारी दास का रस सारांश रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है और इसमें रस के अंगों और नायक नायिका भेद का निरूपण किया गया है। भिखारी दास का काव्य निर्णय बात करें तो यह सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, तुक, गुण और दोष आदि का विवेचन मिलता है। इसमें प्रश्न बन सकता है कि किसका विवेचन है या नहीं है, तो सभी को याद रखिएगा। भिखारी दास की रचना बात करें छंदों और पिंगल की, तो इसमें 15 तरंग हैं और मात्रिक और वाणिक छंदों का परिचय इसमें दिया गया है। इससे पूर्व हिंदी में इतने विस्तार से छंदों का विवेचन नहीं किया गया था, जो कि भिखारी दास की छंदों और पिंगल में मिलता है। ग्वाल कवि की बात करें तो इनका सर्वप्रमुख ग्रंथ है साहित्यानंद। यह 2443 छंदों का विशालकाय ग्रंथ है और इसमें काव्य, लक्षण, भेद, स्वरूप, हेतु, प्रयोजन, छंद, रस, गुण, रीति, दोष, अलंकार आदि सभी काव्यांगों पर विचार किया गया है। और ग्वाल कवि में कवि पक्ष की अपेक्षा आचार्य पक्ष की प्रधानता अधिक है। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ रस विवेचन संबंधी हैं। रसों में भी श्रृंगार रस मुख्य रूप से अपनाया गया है और इसी के अंतर्गत नायक नायिका का वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी किया गया है। बात करें सैयद गुलाम नबी रसलीन कृत अंग दर्पण में नक्सिक वर्णन है और इसका यह प्रसिद्ध दोहा है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अमी हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ रस प्रबोध, जिसका समय है संवत 1798। इसमें 1117 दोहा छंदों में सभी रसों के अतिरिक्त 8 सात्विक भावों, 33 संचारी भावों, नायक नायिका भेद आदि का विवेचन मिलता है। रसलीन का दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था। उनमें जो समाहार शक्ति, भाषा की कसावट और व्यंजना शक्ति मिलती है वह बिहारी को छोड़कर किसी अन्य कवि में नहीं मिलती है। अगला तथ्य देखते हैं। मतीराम की रचना ललित ललाम अलंकार संबंधी ग्रंथ है तथा अन्य ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। इनकी मान्यता है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यह पंक्तियां पूछी जाती हैं कि किसकी हैं, तो यह पंक्तियां केशवदास की हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि केशवदास ने अलंकार को क्या माना है, तो अलंकार को काव्य का प्राण माना है केशवदास ने। महाराज जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। इसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है और शेष 202 में छंदों में और 116 अलंकारों का विवेचन किया गया है। कितने छंदों में? 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था और इनके काव्य में ओज, गुण और वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। भूषणकृत शिवराज भूषण की बात करें तो यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है और इसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। शिवराज भूषण की भूमिका के प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना देखने को मिलती है। भवानी स्तुति में शिवजी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है। शिवराज भूषण में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कवित्त, सवैया, छप्पे अथवा दोहों में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने कवि राज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की थी। पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस में काव्य रचनाएं की हैं। पद्माकर की रचना जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहते हैं। पद्माकर की रचना हिम्मत बहादुर बिरुदावली वीर रस प्रधान ग्रंथ है। पद्माकर की रचना पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। राम रसायन ग्रंथ दोहा चौपाई छंद में है और पद्माकर की ही रचना प्रबोध पचासा भक्ति और वैराग्य संबंधी ग्रंथ है। पद्माकर ने सरकार अदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था और दूल्हा की रचना कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपण प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें 81 छंदों में संक्षेप में अलंकारों का विवेचन और वर्गीकरण है। कितने छंद हैं कवि कुल कंठाभरण में? 81 छंद हैं। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया है
और मतिराम कृत वृत्त कौमुदी के अन्य नाम है छंदसार पिंगल या छंदसार संग्रह। यानी मतिराम की रचना वृत्त कौमुदी को छंदसार पिंगल भी कहा जाता है या छंदसार संग्रह भी। सुखदेव मिश्र की रचना वृत्त विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे देखते हैं रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध कवियों ने हालकृत गाथा सप्तशती, गोवर्धन कृत आर्य सप्तशती और अमरूक कृत अमरूक शतक से प्रेरणा ली थी। बिहारी सतसई में इन ग्रंथों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रीति सिद्ध काव्य में किन ग्रंथों से प्रेरणा नहीं ली गई थी या ली गई थी। तो उनमें है हाल की रचना गाथा सप्तशती, गोवर्धन की रचना आर्य सप्तशती, अमरूक की अमरूक शतक से प्रेरणा ली गई थी। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कृपाराम कृत हित तरंगिणी है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद के दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ कृति मानी जाती है। बिहारी सतसई तो हिंदी की अमूल्य निधि भी कही जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर ही लिखी गई हैं। लल्लूलाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी। वहीं अगर बात करें अंबिका दत्त व्यास की, तो इन्होंने भी रोला छंद में बिहारी बिहार नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। और अमर चंद्रिका नाम से सूरत मिश्र ने दोहा छंद में बिहारी सतसई की टीका लिखी है। लल्लूलाल ने लाल चंद्रिका नाम से लिखी है। इसके अलावा कृष्ण कवि ने भी बिहारी सतसई की टीका लिखी थी, कृष्णलाल की टीका नाम से। ठीक है, तो यह बहुत सारी टीकाएं लिखी गई थी बिहारी सतसई पर। बिहारी सतसई का अनुवाद भी की हुआ है। ठीक है, पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत भाषा में बिहारी सतसई का अनुवाद किया था। उसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में बिहारी सतसई का अनुवाद किया था। और आनंदी लाल ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी में बिहारी सतसई का अनुवाद किया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, नोट कर लीजिएगा बिहारी सतसई के अनुवाद। ठीक है, पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में अनुवाद किया। उसके अलावा आनंदी लाल ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में बिहारी सतसई का अनुवाद किया था। ठीक है, बिहारी सतसई पर सबसे प्रामाणिक टीका बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती है। इस टीका ग्रंथ का नाम है बिहारी रत्नाकर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां लिखकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया था। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया था। गुलदस्त बिहारी नाम से किया था। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि हैं और इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका आनंदीलाल शर्मा जोशी ने लिखा था, जो कि मैंने अभी पीछे बताया, मुझे नहीं पता था, आगे इसमें है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव देखने को मिलता है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। इसमें दोहों की संख्या 713 मानी जाती है, जिसमें 600 दोहे श्रृंगारिक हैं, शेष भक्ति के हैं, नीति एवं प्रशस्ति परक हैं। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या को लेकर काफी मतभेद देखने को मिलता है। अगर बात करें सिर्फ दोहों की तो 713 दोहे हैं, लेकिन पूरे की बात करें तो 719, छंद की बात करें अगर तो 719 छंद है, लेकिन दोहों की बात करें तो 713 है। छंद की बात करें तो 719 है। छंद पूछा जाए तो 719 है, दोहे पूछे जाए तो 713 है, क्योंकि इसमें 6 सोठा भी हैं। ठीक है, 6 सोठा भी हैं, तो यहाँ से प्रश्न काफी विवादास्पद हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि बिहारी सतसई की रचना कितने समय में हुई, तो बिहारी सतसई की रचना 29 सालों में हुई थी। बिहारी सतसई की रचना कब आरंभ हुई थी, बात करें तो यह 1633 ईस्वी से आरंभ हुई थी। ठीक है, और 1662 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। ठीक है, पेज साफ नहीं है, मैं बोल रही हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से की है। रेवरेंड एडविन ग्रिब्ज ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र माना है। वहीं मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है। देवबड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु ही हैं। कविवर सेनापति रीतिसिद्ध मुक्तक
कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। सेनापति ने इसके कवित्व रत्नाकर में वर्णित नायिका भेद, विरह के प्रसंग, सट ऋतु वर्णन, चमत्कार चारों तो हिंदी साहित्य में अनुपम है। सेनापति जैसा ऋतु वर्णन रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया है। सेनापति की रचनाओं में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इन्होंने रतन हजारा नामक छंद की रचना की, जिसमें बिहारी सतसई की भांति दोहा छंद है। रसनिधि कृत रसनिधि सागर और 12 मासा ग्रंथ भी हैं। रसनिधि सागर पर फारसी का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। बात करें पजनेस की, फुटकल कविताओं के संग्रह हैं पजनेस प्रकाश। इनकी रुचि नक्सिक वर्णन की ओर अधिक है। इनके छंदों में फारसी शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। रीति सिद्ध कवियों में द्विजदेव का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। ये इस श्रेणी के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इनका पूरा नाम महाराजा मान सिंह द्विजदेव था। द्विजदेव कृत श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका इनकी रचनाएं हैं। इनके छंद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका ऋतु वर्णन अत्यंत मनोहर एवं सरस है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया है। अगला तथ्य देखते हैं। रीतिवादी आलोचक लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया। रीतिवादी आलोचक पद्म सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्ण कटु कहा है। अब देखते हैं रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्यों में आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर इत्यादि आते हैं। आलम को देखते हैं। आलमकृत माधवानंद कामकंदला श्रृंगार रस प्रधान रचना है और इसकी भाषा अवधी है। आलम की रचना सुदामा चरित में कृष्ण के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की कथा वर्णित है। आलमकृत श्याम स्नेही एक खंड काव्य है, जिसमें दोहा चौपाई छंद में रुक्मणी विवाह की कथा वर्णित है। वहीं आलम की रचना आलम के लिए एक मुक्तक काव्य है, जिसमें नवोढ़ा, प्रौढ़ा, मानिनी, खंडिता इत्यादि विभिन्न प्रकार की नाविकाओं का विभिन्न स्थितियों के मनोरम चित्रण के अतिरिक्त कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। आलम के लिए में आलम और शेख रंगरेजिन दोनों के कई छंद गंगा, पार्वती और शिव और राम को समर्पित हैं। आलम की प्रेमिका का नाम था शेख रंगरेजिन। वो भी कुछ रचनाएं लिखती थीं और जिसमें आलम केली में उसका संकलन भी किया है इन्होंने। उसके अलावा अगर बात करें तो आलम औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। बच्चन सिंह का कथन है आलम कवि के बारे में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। आलम फकीराना ठाठ और आशिकी के कवि हैं। छोटा सा कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। बच्चन सिंह का कथन है कि आलम फकीराना ठाठ और आशिकी कवि हैं। नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ तो। बच्चन सिंह का एक और कथन है आलम की रचनाओं में खिन्न मनः स्थिति का मार्मिक चित्रण है। तो यह भी बच्चन सिंह का कथन है। दोनों बच्चन सिंह के कथन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बच्चन सिंह के कथन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा शुक्ल जी ने आलम के बारे में लिखा है कि प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। शुक्ल जी का एक और कथन है कि श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग से ही संभव है। तो यह कथन थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पीपीटी में लगाने का जगह नहीं था, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैं बीच से नहीं लगा सकती ना, क्योंकि ये एक पूरा पेज है, तो यहाँ कथन में बीच से नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने बोल कर बता दिया। वीडियो को रोक कर या वीडियो को स्लो करके आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। घनानंद के बहुसंख्यक छंद सुजान यानी कि उनकी प्रेयसी प्रेमिका और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार की नर्तकी को संबोधित हैं। घनानंद कृत सुजान हित में सुजान के प्रति 500 से ऊपर कवित्व सवैये पाए जाते हैं। ब्रजभाषा के प्रेमियों में सुजान हित सुजान सागर के नाम से प्रसिद्ध है। घनानंद सवैयों की रचना कभी कभी समस्या पूर्ति के ढंग पर भी करते थे। सुजान हित यानी कि सुजान सागर में कई सवैयों के अंत में ब्रज छैल की गैल सदाई रहे की पूर्ति मिलती है। घनानंद सच्चे प्रेमी कवि हैं। उनका काव्य उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन इनका प्रेम उभय पक्षी नहीं है। स्वानुभूति परक अभिव्यक्ति के कारण घनानंद के काव्य में जो मार्मिकता और हृदय को स्पर्श करने की क्षमता है वह अन्यत्र दुर्लभ है।
और घनानंद की पदावली में 1000 से अधिक पद पाए जाते हैं। कृष्ण लीलाओं से इन्होंने उन्हीं विषयों को चुना है जिन्हें सूरदास, परमानंद आदि अष्टछापी कवियों ने अपनाया है। पदावली के बहुत से पद विनय से संबंधित हैं, जिनमें श्री कृष्ण की उपासना का विधान देखने को मिलता है। घनानंद को संगीत का अच्छा ज्ञान था, अतः इनके पद राग रागिनियों भैरव, रामकली, गंधार, केदार, सोठा आदि में आबद्ध हैं। घनानंद की रचना कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं और यमुना यस में यमुना के महात्म्य का वर्णन मिलता है। घनानंद कृत प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उलाहने दिए गए हैं। घनानंद का सरस बसंत छोटा सा ग्रंथ है और इसे एक लंबी कविता भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य देखते हैं। रीतिकाल के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है कि घनानंद कृष्ण अकृत इश्क लता में पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार है। वियोग वेली में इन्होंने फारसी छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक नाम से प्रकाशित कराया था और इसके उपरांत सुजान शतक नाम से इनके 119 छंद प्रकाशित हुए। तो घनानंद की रचनाओं का सबसे पहले संग्रह किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किस नाम से? सुंदरी तिलक नाम से किया था। इसके बाद संवत 1954 में रत्नाकर जी ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुजान सागर नाम से प्रकाशित कराया था। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कराया, जिसमें 502 छंद हैं। कितने छंद हैं? 502। घनानंद की दृष्टि में जो स्थान और महत्व सुजान का था, बोधा की दृष्टि में वही स्थान और महत्व सुभान यानी इन्हीं की प्रेमिका थी और पन्ना राज दरबार की नर्तकी थी। आगे बढ़ने से पहले घनानंद के बारे में कुछ कथन देख लेते हैं, जो मैं बोलूंगी और आप अपना लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में यहाँ पे नहीं लगा पाई हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ। शुक्ल जी कहते हैं घनानंद के बारे में कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। उसके अलावा शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम की पीरही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी का यह कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक कथन बच्चन सिंह जी का है, नोट करिएगा। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविता मर्यादा के बांध में न बंधकर चलने वाली थी। जो जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है, यानी कि घनानंद की कविता में है। घनानंद ने एक रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन नोट करिएगा। इन्होंने कहा है कि घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया। छोटे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, छोटे कथन इंपॉर्टेंट है, छोटे कथन पूछे जा सकते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया। ठीक है, और एक और कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कि घनानंद का कृतित्व रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से है। ठीक है, कथन तो मैं बहुत सारे करवा देती, लेकिन मैं यहाँ पर लिख नहीं पाई हूँ। एक दिन मैं सारे कथन आप लोगों को करवा दूंगी घनानंद के संबंध में, एक छोटी सी क्लास में, शॉर्ट क्लास में उसको डाल दूंगी, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश इन्हें बोधा नाम से पुकारते थे, बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। बोधाकृत विरह वारिस माधवानल कामकंदला मूलतः भारतीय प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है और इसमें माधवानल और कामकंदला की प्राचीन लोक कथा के साथ परोक्ष रूप से कवि ने स्वयं अपनी जीवन गाथा सुनाने की चेष्टा की है। इस कथा के प्रसंग में बोधा अपनी प्रेयसी सुभान को कभी नहीं भूल पाए हैं और कथा के बीच बीच में सुन सुभान अब कथा सुहाई अथवा सुन सुभान यह इश्क मजाजी से सुभान को स्मरण करते चलते हैं। बोधाकृत बिहारी सुभान दंपत्ति विलास यानी कि इश्कनामा, कवित्त, सवैया, दोहा, बरवे आदि अनेक छंदों में स्फुट रचनाओं का संग्रह है। बात करें जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण और उद्धव शतक में प्राचीन आख्यानों को लेकर ब्रज भाषा काव्य को समृद्ध किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि माना जाता है। सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम एवं
मालती माधव के ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किया। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का भी काव्य अनुवाद किया। कविरत्न ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी रचनाएं की। वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की। ये रीतिकाल के महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। रीतिकाल के कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो अगर बात करें हिंदी में रीति परंपरा की प्रथम रचना की तो वह है कृपाराम की हित तरंगिणी। नोट करिएगा, हिंदी में रीति परंपरा की प्रथम रचना है कृपाराम की हित तरंगिणी। ठीक है। रीतिकाल के अंतिम कवि, तो रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं ग्वाल कवि। रीतिकाल की अंतिम रचना है ग्वाल कवि की रसरंग। ठीक है। रीतिकाल की अंतिम रचना है ग्वाल कवि की रचना रसरंग। समय है 1853 ईस्वी। उसके अलावा अगर बात करें रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि तो वो है पद्माकर। सभी एक एक प्रश्न है तो आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि हैं द्विजदेव और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। प्रवर्तक नहीं, प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हिंदी में रीति परंपरा की प्रथम रचना हित तरंगिणी जो कि कृपाराम की है। उसके अलावा रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि हैं। रीतिकाल की अंतिम रचना रसरंग है, ग्वाल कवि की ही 1853 ईस्वी में। उसके अलावा रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव हैं और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में रीतिकाल के महत्वपूर्ण कथन यानी कि रीतिकाल के कवियों की पंक्तियां और रीतिकाल में जितने भी कथन है रीतिकाल के संबंध में विद्वानों के कथन तो मैं एक जगह करवा दूंगी। ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।